जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका प्रिय शिक्षक अनुराग त्रिपाठी। आज मैं आपको आधुनिक काल से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से अवगत कराऊंगा। आधुनिक काल के क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से हुई है, जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं वही आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न ये आएगा, आधुनिक काल का जो है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? कि हाँ, ये क्वेश्चन का पूछने का एक तरीका बहुत ही अच्छा रहता है कि किसने क्या कहा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा नामकरण में किसने क्या कहा है, तो सबसे ज्यादा आपको याद करना होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा आपको याद करना है किसका? आदिकाल। आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल का। तो हाँ, उसके बाद आपको याद करना है रीत काल का। भक्ति काल और आधुनिक काल का बस यही जो है, आप गद्य काल याद कर लो, एक दो और होगा बस, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें नामकरण में ज्यादा नहीं फंसना है। तो इसमें मैं आपको प्रमुख कुछ चीज बताता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न हमने यही उठाया था कि वीरगाथा सबसे पहले हमने प्रश्न ये आपसे किया था कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो इसका उत्तर आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, अगर पूछा जाए कि ब्रज भाषा में आधुनिक काल में कौन से कवि रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आप लोगों को मन में होगा कि यार अरे यार, अगर आधुनिक आ गया है तो यहाँ तो ब्रज भाषा में तो कविता लिखी ही नहीं गई होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। कि आप बताइए कि अगर जब मानव का विकास हुआ है तो क्या मानव भाई जो है मानव को गुण पा गया? उसके अंदर मतलब धीरे धीरे ही जो है मानवता का विकास हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर मानव के गुण विकसित हुए। तो उसी तरह अगर जब मान लीजिए एक समय दूसरे वर्ग में प्रवेश करती है तो उसकी छाप खुद ही रहती है। अगर जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन के अगर रिफिल में हम अगर कोई दूसरा कलर डाल देंगे तो क्या ये पेन जो चलती है लाल, क्या लाल चलना बंद हो जाएगी? नहीं, लाल वो कुछ दिन चलेगी जितना उसकी क्षमता से सामर्थ्य रहेगी। तो उसी प्रकार जब आधुनिक काल आया तब भी बहुत से कवि ब्रज भाषा में ही काव्य करते थे। हाँ, लेकिन ज्यादातर कविताएं आधुनिक काल से ब्रज भाषा में शुरू हो गई थी। ठीक है, और प्रश्न आपसे ये भी हमने पूछा था कि ब्रज भाषा में आधुनिक काल में कौन सा कवि रचना या कविता करता था? तो आपने क्या बताया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इनके नाम से भी थोड़ा नहीं लगता है कि यार जगन्नाथ दास रत्नाकर, थोड़ा सा यार ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है रीत काल के कवि नहीं, लेकिन रीत काल के नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं दे देगा कि रीत काल के कवि कौन कौन से हैं, अगर इनका भी नाम बीच में आ जाएगा तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं, आपको लगाना है ये रीत काल के नहीं कवि हैं, ये कवि हैं आधुनिक काल के। ठीक है, अच्छा, रत्नाकर की जो है ना उपाधि भी पूछा जाता है कि रत्नाकर किस कवि की उपाधि है? जगन्नाथ दास की। ठीक, अब ये पूछ लेगा अगर तो उद्धव शतक के लेखक कौन है, या जो है उद्धव शतक किसकी रचना है? फिर आप यार उद्धव शतक तो भक्ति काल में लिखा गया था। तब ऐसे हम पहले सोचते थे यार उद्धव शतक तो सूरदास नहीं,
तो वह उद्धव शतक सबसे ज्यादा लिखा गया है भक्ति काल में, तो उसके बाद रिक्त काल में भी लिखा गया है। फिर यही कवि जी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ही तो उद्धव शतक लिखा है आधुनिक काल में। ठीक है, तो इनके उद्धव शतक भी जो है ब्रज भाषा में है। और अब पूछा जाएगा इसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो आधुनिक काल, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कौन सा युग शुरू होता है? भारतेंदु जी के बाद कौन सा युग होगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद नई कविता। अब हम आपको बता दें कि जो है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और यह 1843 से 1900 तक मानी जाती है। हाँ, कहीं कहीं आपको 1850 भी मिलेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, अगर जो है 1843 अगर नहीं देगा, 1843 अगर नहीं देगा, तब आप वहाँ पर 1850 ही लगा देंगे। फिर इसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1918, या कहीं 20 भी मिल जाएगा 18 के स्थान पे, तब भी ना जो है आप भ्रमित होना, हम आपको पहले से आगाह करा दे रहा हूँ। तब यहाँ पे द्विवेदी जी का मेन जो रहता है युग का निर्धारण सरस्वती पत्रिका जी पे होता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था 1900 में, और जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक द्विवेदी युग के जो है संपादन का कार्य किया है। ठीक है, इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं द्विवेदी युग को। फिर छायावाद आ गया, छायावाद को स्वच्छंदतावाद काल कहा जाता है। हाँ, छायावाद में चार कवि मुख्य हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1897 में, मृत्यु जो है 1961 में। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुआ था 1977 ईस्वी में। और फिर चौथे नंबर पे आ जाएंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में, और इनका मृत्यु हुआ था 1987 में। तो यही जो है छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और मतलब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि छायावादी में ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ब्रह्मा सबसे बड़े हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि विष्णु कौन है, बाद बता देंगे। शायद विष्णु, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो विष्णु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता कि निराला, लग रहा है कि महेश तो नहीं थे। चलो बाद में ये चीज मतलब देख लेंगे कि जो है छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे। हम मतलब कल की कक्षा में आपको यह डाउट हम क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले भारतेंदु युग जी का नाम किसके नाम पे पड़ा था? भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु जी के नाम पे पड़ा था। तो भारतेंदु युग मतलब ये पूछा जाएगा कि भारतेंदु जी ने किस नाटक का स्वयं में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल का। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का जानकी मंगल था, तो उस समय लक्ष्मण का जो रोल कर रहा था वह नहीं आया था, तो फिर जो है इन्होंने ही लक्ष्मण का रोल किया था। ये जो है
मतलब नाटक भी लिखते थे। और जो है शुरू में अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी का जीवन भले ही बहुत कम रहा हो, 1850 से 1985 तक 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो साहित्य की सेवा की है, शायद इनके जैसा कोई कभी और नहीं होगा। कितनी कम अवस्था में साहित्य को एक मतलब हिंदी साहित्य को एक नई पहचान, खड़ी बोली आज जो इतनी फली और फूली है, इसका अगर किसी को अगर सबसे ज्यादा मतलब श्रेय का अधिकार है तो वो सिर्फ है भारतेंदु जी। क्योंकि भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को जो एक नया रूप दिया, हिंदी को एक नया रूप दिया। और इसके पहले हिंदी का कोई जो है स्तर ही नहीं था, कैसे लिखा जाए, मतलब कैसे ना लिखा जाए। तो हमारा यही कहने का एक तात्पर्य है कि भारतेंदु जी ने जो समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य की जो सेवा इन्होंने की है, वह सेवा जो है हिंदी साहित्य सदा इनका ऋणी रहेगा। और शायद ये जो है 4-10 साल और होते ना तो क्या से क्या हो जाता। तो अब पूछा जाएगा कि भारतेंदु कालीन में किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत हुई। परीक्षा गुरु। आप याद भी कीजिएगा कि इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि तती समाज का संबंध किससे है, तती समाज का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि नवजागरण का अग्रदूत कौन है। नवजागरण का अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंग्रेज सब सुख साज साझे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इन्हें अधिक ख्वारी। ये पूछा जाता है। और इनका ये भी एक कोटेशन पूछा जाता है, धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी। ये कौन लिखा है? भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है। आप लोग ने सोचा होगा भारतेंदु जी ने लिखा, नहीं। इसको लिखे बद्री नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर के माध्यम से सच्ची समालोचना की शुरुआत की है, लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है। और ठीक है, फिर आज के लिए यही इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाता है। हमारा जानते हैं कि वीडियो अगर बहुत ज्यादा होता है 10 से 15 के बीच में रहता है, हम ज्यादा सोचते हैं कि 12-13 तक निपटा दें। मतलब निपटा मतलब उतना सीमित रखें, ज्यादा क्या करना है, बस थोड़ा पढ़ें जो समझें। हमको रटना नहीं है, सबको सिर्फ समझ के पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।